हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल निर्माण एजुकेशनल हब में स्वागत है। पॉलिटेक्निक के लिए हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग 3 लेक्चर पहले कर चुके थे। आज हम लोग चौथा लेक्चर करेंगे। मोल के बारे में मैंने जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी आपको बताया था, जो भी फॉर्मूले थे वो भी आपको बताए थे। आज हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन करने के बाद आज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट समझेंगे। डेंसिटी क्या होता है, घनत्व जिसको बोलते हैं। और डेंसिटी का यूज़ आपको हर जगह मिलेगा, फिजिक्स पढ़िएगा वहाँ भी आएगा, केमिस्ट्री में भी आता है। तो आज हम लोग अपने लेक्चर का स्टार्ट एक क्वेश्चन से करते हैं। और क्वेश्चन इसमें एक ही है, एक क्वेश्चन में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड करके रखा है। तो आप एक क्वेश्चन बनाएगा, यहाँ से ढेर सारा कॉन्सेप्ट आपके पास आएगा, है ना। और इसके लिए आपको ध्यान में रखना है प्रीवियस का जो भी फॉर्मूला आपको मैंने बताया था वो सब आपके पास क्लियर होनी चाहिए थी और सारा हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखते हैं। 4.4 ग्राम CO2 में उपस्थित 4.42 ग्राम CO2, ऐसा करते हैं, इसको लिख देते हैं CO2 गैस में उपस्थित। पता है आपको CO2 गैस है, तो 4.4 ग्राम CO2 गैस में उपस्थित। अब यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 1, मोल की संख्या बतावें। मोल की संख्या बतावें। दूसरा क्वेश्चन, ग्राम अणु की संख्या बतावें। तीसरा, अणुओं की संख्या बतावें। चौथा, परमाणुओं की संख्या बतावें। पांचवा, एसटीपी पर गैस का आयतन बतावें। छठा क्वेश्चन, कार्बन परमाणु की संख्या बतावें। सातवां, ऑक्सीजन परमाणु की संख्या बतावें। आठवां, कार्बन परमाणु के मोल की संख्या बतावें। नौवां, ऑक्सीजन परमाणु के मोल की संख्या बतावें। 10वां, इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या बतावें। और एक और क्वेश्चन दे देते हैं 11वां, न्यूट्रॉन की कुल संख्या बताओ। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसको आपने बना लिया मतलब आपने 11 क्वेश्चन कर लिया। तो क्वेश्चन आपके पास है 4.4 ग्राम CO2 गैस में उपस्थित मोलों की संख्या। सबसे सिंपल क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हम इधर सबको कर रहे हैं, बारी बारी से आप समझिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसान है। पहला, मोल की संख्या। मोल बराबर पढ़े थे ग्राम में भार अब बटे मोलर भार। ग्राम में भार बटे क्या, मोलर भार। तो इसका ग्राम में भार दे दिया है, देखिए क्या दे दिया है, 4.4 ग्राम। और CO2 का मोलर भार आप आसानी से निकाल सकते हैं, कार्बन 12 और ऑक्सीजन 16 दूनी 32, 32 12 कितना, 44। इसका मोलर भार क्या हो जाएगा, 44। इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो वैल्यू आएगा 0.1। यानी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि 4.4 ग्राम CO2 गैस में मोलों की संख्या कितनी होगी, तो 0.1। इसको आप एक एक नियम से भी बना सकते हैं। अगर आपके पास फॉर्मूला नहीं है तो आप इसको एक एक नियम से बना सकते हैं। सबसे पहले CO2 का मोलर भार निकालिए। और आपको मोलर भार निकालने के लिए मैंने बताया था
कि जितने परमाणु हैं उस सारे परमाणु के जो परमाणु भार है उसको आप जोड़िए और उसमें क्या लगाइए, ग्राम। तो कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, लेकिन ऑक्सीजन के वो है 2 वो है, तो 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32। 32 और 12 कितना हो गया, 44 ग्राम। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि CO2 का जो मोलर भार है वो 44 ग्राम, मतलब 1 मोल का भार 44 ग्राम है। तो आप इसको मतलब एक एक नियम के हिसाब से बना सकते हैं। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, 44 ग्राम बराबर 1 मोल। 44 ग्राम बराबर क्या, 1 मोल। तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, 1/44। इसीलिए अगर आपसे कोई पूछता है 4.4 ग्राम में, तो 4.4 बटे क्या हो गया, 44। यहाँ से भी वैल्यू क्या आ जाएगा, 0.1। तो ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, मोल की संख्या। अब देखिए, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वाले लेक्चरों में कि मोल का 3 और नाम है। अगर मोल को मतलब परमाणु के लिए पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, ग्राम परमाणु। अगर किसी अणु या यौगिक के लिए पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, ग्राम अणु। तो दूसरा क्वेश्चन है ग्राम अणु की संख्या, तो दूसरा का भी आंसर बहुत आसान है, यानी ग्राम अणु बराबर आप लिख सकते हैं मोल की संख्या। मोल की संख्या, तो इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.1। अब जरा देखिए, तीसरा जो क्वेश्चन है वो है अणुओं की संख्या, और अणुओं की संख्या बराबर फॉर्मूला आपको मैंने बताया था। अणुओं की संख्या बराबर फॉर्मूला होता है मोल इंटू एवोगाड्रो संख्या। तो मोल का वैल्यू यहाँ से तो आप ऑलरेडी निकाले 0.1, और एवोगाड्रो संख्या का वैल्यू क्या हो गया, 6.022 गुने 10 के पावर 23। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 0.10 को खा जाएगा पावर वाले को, तो यहाँ से बच जाएगा 0.62 गुने 10 के पावर कितना, 23। चौथा देखिए क्वेश्चन क्या है। चौथा जो आपका क्वेश्चन है वो है परमाणुओं की संख्या। आपको ये भी मैंने बताया था, परमाणुओं की संख्या बराबर क्या फॉर्मूला होता है भाई, परमाणुओं की संख्या। तो मैंने बताया था कि किसी अणु में या किसी यौगिक में अगर आपको परमाणुओं की संख्या निकालना है तो सबसे पहले आप अणुओं की संख्या निकालिए। तो अणुओं की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, मोल में एवोगाड्रो संख्या से गुना करेंगे, और परमाणुओं की संख्या तो यहाँ पे क्या लिखा देंगे, परमाणुकता। और मैंने आपको प्रीवियस वाले लेक्चरों में बताया CO2 की परमाणुकता कितना होगा, 2 और 1 कितना होगा, 3। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन। मोल का वैल्यू कितना, 0.1। Na को Na ही रहने देते हैं, और इसकी परमाणुकता पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 3। तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 3। इसका आंसर आएगा 0.3। पांचवा जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है एसटीपी पर गैस का आयतन। आपको एक फार्मूला मैंने बताया था, आपको देखिएगा, वो बताया था एसटीपी पर गैस का आयतन अब बटे 22.4 कोची में, जब ये लीटर में रहता है, बराबर आपको बताया था कि मोल का 3 चीज से संबंध है, एक द्रव्यमान से, दूसरा कणों की संख्या से, और तीसरा गैसीय पदार्थ के आयतन से। तो यहाँ पे द्रव्यमान या भार दे दिया है और इसका आयतन पूछ रहा है। तो एक फार्मूला मोल के लिए होता है एसटीपी पर गैस का आयतन, इधर से क्या हो जाएगा, ग्राम में भार, अब बटे क्या हो जाएगा, मोलर भार। ग्राम में भार बटे क्या हो जाएगा, मोलर भार। तो एसटीपी पर गैस का आयतन यही तो निकालना है आपको, और नीचे क्या लिखेंगे, 22.4, ये मोलर आयतन होता है, और यहाँ से ग्राम 4/4, इधर से क्या हो गया, 44। यहाँ से आसानी से आप निकाल सकते हैं x/22.4 बराबर, यहाँ से हो जाएगा कितना, 1/10। तो यहाँ से आ जाइए 10x बराबर क्या हो गया, 22.4। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 22.4/10 यानी 2.24 लीटर। इसको आप भी एक एक नियम से बना सकते हैं। अभी पढ़े थे इसका मोलर भार कितना, 44 ग्राम। तो मोलर भार 44 ग्राम तो मतलब 1 मोल का, और CO2 गैस है तो एसटीपी पर इसका मोलर आयतन कितना होगा, 22.4। तो 44 ग्राम का वैल्यू है 22.4 लीटर, तो 4.4 ग्राम का वैल्यू आप एक एक नियम से निकाल सकते हैं। अगला देखिए, छठा जो क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट, देख लीजिए इधर से। ये छठा जो क्वेश्चन है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, करा कार्बन परमाणु की संख्या ऑक्सीजन। अब जरा देखिए, छठा और सातवां क्वेश्चन को देखने से पहले हम आपको 8वां और 9वां बता देते हैं, उसके बाद छठा और सातवां आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, है ना। प्रीवियस लेक्चरों में मैंने एक सिंपल कॉन्सेप्ट बताया था
बड़े कणों का मोल और छोटे कणों के मोल में संबंध। तो आपको मैंने ऐसा बताया था, छोटे कण का मोल, छोटे कण का मोल बराबर बड़े कण का मोल गुने क्या हो जाएगा, परमाणुकता। गुने क्या हो जाएगा, परमाणुकता। तो इसमें बड़ा कण क्या है, CO2, तो इसका मोल तो हम लोग निकाल चुके हैं 0.1। और इसमें देखिए छोटे कण का मोल, अब छोटा में क्या निकालना, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन परमाणु का मोल, तो ऑक्सीजन परमाणु का मोल कैसे निकलेगा, बड़े कण का मोल। तब बड़े कण का मोल यहाँ पे निकला हुआ कितना, 0.1, और ऑक्सीजन की परमाणुकता यहाँ पे कितनी है भाई, 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0.2। तो ये क्वेश्चन हम देख रहे थे कि मतलब छठा सातवां, कार्बन परमाणु की संख्या, ऑक्सीजन परमाणु की संख्या, ये कार्बन परमाणु का मोल। तो ये क्वेश्चन 6 नहीं है, ये 8 है। यहां से अगर देखिए 9वां क्वेश्चन पूछेगा, अच्छा कार्बन परमाणु का मोल निकाल रहे थे ना, पहले कार्बन है, देख लीजिए कार्बन परमाणु के मोल की संख्या। इसमें कार्बन की परमाणुकता कितना है, 1, तो यहाँ पे 2 नहीं होगा, ये 0 पॉइंट क्या हो गया, 1। इसी तरह से पूछेगा ऑक्सीजन परमाणु का मोल। तो जब ऑक्सीजन परमाणु का मोल पूछेगा तब बड़े कण का मोल तो फिक्स है 0.1, और ऑक्सीजन का परमाणुकता कितना है, 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.2। अब जब देखिए, जब यहाँ से आपका मोल निकल गया तो आप कार्बन परमाणु की संख्या, आप देखिए ये क्वेश्चन था 8वां क्वेश्चन था, ये आपका कॉमन, ये क्वेश्चन आपका 9वां था। अब देख लीजिए, अब आपके लिए 7वां और 8वां। तो ऑक्सीजन परमाणु की संख्या देख लीजिए आप, 7वां देखिए, ऑक्सीजन परमाणु की संख्या। तो ऑक्सीजन परमाणु की संख्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मोल गुने एवोगाड्रो संख्या। मोल गुना क्या, एवोगाड्रो संख्या। तो ऑक्सीजन परमाणु का मोल कितना निकाल के लाया, 0.2, और एवोगाड्रो संख्या क्या हो गया, यानी। इसी तरह से अगर 8वां आपसे पूछता है कार्बन परमाणु का मोल, कार्बन परमाणु की संख्या, मोल नहीं, कार्बन परमाणु की संख्या। तो जब कार्बन परमाणु की संख्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए तो, मोल इंटू क्या हो जाएगा, एवोगाड्रो संख्या। कार्बन का मोल यहाँ से आप निकाल के रखा है कितना, 0.1, एवोगाड्रो संख्या का वैल्यू आपको पता है। अब देखिए इसके बाद आपका 2 क्वेश्चन यहाँ पे और बच गया, सारा बच गया। अब यहाँ पे 10वां और 11वां, इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या। तो देखिए आप पहले CO2 को देखिए, CO2 किससे किससे मिलकर बना है, 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन। आपको पता है कार्बन की परमाणु संख्या कितनी, 6। तो जब इसमें 6 होगा तो प्रोटॉन भी 6 होगा और इलेक्ट्रॉन भी 6। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 6 होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 8 होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 8 ही तो होगा। तो यहाँ से टोटल निकालेंगे तो 8 8 16 6 कितना हो गया, 22। अब हमको चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या। तो जब इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या निकालेगा तो आपको बताए थे मोल इंटू एवोगाड्रो संख्या और गुने इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यहाँ से मोल तो आपको पता है, CO2 का मोल पहले ही निकाल चुके हैं 0.1, एवोगाड्रो संख्या तो Na है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ से कितना हो जाएगा, 22। 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगला जो क्वेश्चन है 11वां, वो आपका निकालना है न्यूट्रॉन की कुल संख्या, न्यूट्रॉन की कुल संख्या। तो देखिए यहाँ भी देख लेते हैं आप, इसमें आपका कार्बन है और क्या है, CO2 है। तो इसमें 2 चीजें आपका, कार्बन और क्या, ऑक्सीजन। कार्बन का सांकेतिक निरूपण पढ़े होंगे, इसमें कुछ नहीं दिया हुआ तो कार्बन 12 को लेंगे, ऑक्सीजन में कुछ नहीं दिया हुआ तो 8 16। यहाँ से अगर न्यूट्रॉन निकालेंगे तब 12 - 6 कितना हो जाएगा, 6, और यहाँ पे न्यूट्रॉन निकालेंगे तो 16 - 8 कितना हो जाएगा, 8। यहाँ से अगर जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया, 14। ये कितना हो गया, 14, 14 हो गया। यानी अगर CO2 में पूछेगा कि न्यूट्रॉन की संख्या कितना है तो 14। तो अगर यहाँ से पूछा जाए न्यूट्रॉन की कुल संख्या, न्यूट्रॉन की कुल संख्या, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, मोल गुने एवोगाड्रो संख्या, और उसके बाद क्या लिखेंगे, न्यूट्रॉन की संख्या। मोल आप निकाल चुके हैं 0.1, एवोगाड्रो संख्या क्या हो जाएगा, Na, और न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ से क्या हो गया, 14। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो इस ये क्वेश्चन करने के बाद आपके पास कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं, इसमें बहुत सारा क्वेश्चंस है और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है। अब इसको पढ़ के आप 11th का भी आराम से न्यूमेरिकल बना सकते हैं, पॉलिटेक्निक का तो आसानी से बन ही जाएगा। तो ये था एक
एक क्वेश्चंस मैंने दिया और इसमें देखिए 11 क्वेश्चंस ऑटोमेटिक निकल गए। मतलब मोल से जितने टाइप्स का क्वेश्चन पॉसिबल बनता था वो सब अब आपके पास आ गया। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर प्रीवियस का सारा फॉर्मूला आपके पास है तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, काम बहुत आसान है। फिर अब हम लोग देखते हैं आगे। इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा है वो डेंसिटी का, उसको कर लेते। घनत्व क्या होता है भाई, इसको समझ लेना है, क्योंकि घनत्व से बहुत सारे सवाल आपको बनेंगे यहां से। बहुत सिंपल सिंपल और डेंसिटी का घनत्व लिखते हैं। घनत्व क्या होता है, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं घनत्व क्या होता है। तो देखिए घनत्व को अंग्रेजी में बोलते हैं डेंसिटी। ये घनत्व होता क्या है, तो किसी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को हम लोग क्या कहते हैं, घनत्व। और इसलिए घनत्व बराबर फॉर्मूला आप पढ़ते द्रव्यमान बटे क्या, आयतन। तो देख लीजिए, बस लिखते चलते, बहुत आसान है। घनत्व इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डेंसिटी। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, किसी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है, घनत्व। इसे D द्वारा सूचित किया जाता है। D या फिजिक्स में आप पढ़ेगा, इसको रो द्वारा भी सूचित करते हैं। तो यहां से घनत्व बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहां से देखिए, डेंसिटी को अगर D लिखे, द्रव्यमान को M लिखे और वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, B। तो यहां से M बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू डी। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। जब हम लोग मोलरता या कंसंट्रेशन वगैरह देखेंगे तो वहां पे कभी कभी क्या करेगा कि आयतन और डेंसिटी दे देगा, वहां से मास आपको निकालना है, तो इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। अब जरा देखिए यहां से, अब यहां से इसका हम लोग एसआई मात्रक निकालते हैं। देख लीजिए, घनत्व का एसआई मात्रक क्या होगा भाई, तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, केजी, और आयतन का क्या होता है, मीटर क्यूब। तो यहां से निकालेंगे तो केजी पर मीटर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। इसी तरह से आप सीजीएस मात्रक निकालोगे इसका, डेंसिटी का, तो द्रव्यमान का सीजीएस केजी के जगह क्या हो जाएगा, ग्राम, और मीटर के जगह क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। तो यहाँ से आ जाएगा आपका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये बहुत सिंपल मात्रक है, ये आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में जो घनत्व का हम लोग मात्रक यूज करते हैं उसका ये यूज करते हैं। अन्य मात्रक, तो घनत्व का जो अन्य मात्रक होता है वो होता है ग्राम पर एमएल। ग्राम पर एमएल होता है। अब जरा देखिए, यहां से कुछ चीज आपको हम बताते हैं, फॉर्मूला याद रखिएगा ये बात। एमएल देखिएगा, 1 ml का मतलब होता है 1 cc, या इसी को कोई कोई किताब आपका लिखता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। कहने का मतलब कि अगर किसी विलियन का आयतन अगर मिलीलीटर में दिया हुआ है तो ठीक है भाई, ये सबको पता है। लेकिन अगर सीसी में दे दे, सीबी का मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, सीसी शॉर्ट में लिखता है, या इसी को आप लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब, अगर इस पे लिखेगा तो या तो किसी बिलियन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में हो या सीसी में हो, तो उसको आपको क्या चीज में लेना है, एमएल में लेना है। जैसे दे दिया कि किसी बिलियन का आयतन 100 सीसी है या 100 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका मतलब उसका आयतन कितना है, 100 एमएल। इसी तरह से आप याद रखिएगा 1 लीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब। और ये फार्मूला को आप याद रखिएगा, 12वां में इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। तो 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब, ये फार्मूला आप ऑलरेडी पहले से जानते होंगे। 1 लीटर बराबर 1000 ml। एक और फार्मूला जान लीजिए, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। अब इसको थोड़ा समझते हैं कि 1 मीटर क्यूब का मतलब 1000 लीटर। कहने का मतलब कि अगर आपके घर के छत पे जो टंकी लगी हुई है, अगर उसका कैपेसिटी 1000 लीटर है, इसका मतलब कि वो 1 मीटर लंबा होगा, 1 मीटर चौड़ा होगा और 1 मीटर आपका गहरा भी होगा। तो 1000 लीटर मतलब एक मीटर क्यूब।
और इस फार्मूला को आप याद कीजिएगा, कभी मीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए दे देगा, लीटर को क्या मीटर क्यूब में बदलने के लिए दे देगा। अब जरा देख लीजिए इधर से। अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम ऐसा लिखते हैं, ये सभी को पता है, जल का घनत्व, जल का घनत्व होता है 1 ग्राम पर ml। ये काफी खूबसूरत बात है, कहीं कहीं आपको दिया भी रहेगा और नहीं भी दिया रहेगा, तो इसको आप समझ लीजिए, जल का घनत्व 1 ग्राम पर ml। इसका मतलब क्या होता है भाई? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम, और जल का घनत्व 1 ग्राम पर ml है, इसका मतलब मास भी 1 होगा और वॉल्यूम भी क्या हो गया, 1 होगा। तो अब जरा देखिए, यानी आप बोल सकते हैं कि 1 ग्राम बराबर 1 ml। तो जब 1 ग्राम बराबर 1 ml होगा, यानी जल का घनत्व 1 ग्राम पर ml है, चलिए हम लोग तो देख रहे थे घनत्व, और घनत्व के बारे में मैंने आपको बता रहा था, यहाँ पे एक छोटा सा बात बताया था कि जल का घनत्व 1 ग्राम पर ml है। इसका मतलब क्या है, तो इसको देखेंगे अगली मुलाकातों में। थैंक यू।